नमस्कार दोस्तों, 8 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके। भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने क्या क्या अचीव किया है और ओवरऑल और क्या क्या हो सकता है, इसको लेके डीएन गुप्ता साहब ने अपना एक व्यू पॉइंट दिया है। आईएएस ऑफिसर हैं तो इनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार के आर्टिकल्स हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री को बताते हैं। इस इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हमने रमेश सिंह को भी पढ़ा है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारी एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स में रिपीट होती रहती हैं, तो इसको देखेंगे। फिर अफगानिस्तान से रिलेटेड एक आर्टिकल, अब काफी बातचीत ऑलरेडी अफगानिस्तान तालिबान में हो रही, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। साउथ कोरिया का एक नया लेजिस्लेशन आया है, एंटी गूगल लॉ इसको बोला जा रहा है। तो फिर ये गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज जो कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करती हैं, पूरी दुनिया के ऐप मार्केट्स को डोमिनेट करती हैं, ऑनलाइन स्पेस को डोमिनेट करती हैं, ये किस प्रकार से चीज़ों को मोनोपोलाइज करती हैं और इन मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसीज को कैसे रोका जाए, उसके बारे में यहाँ पे साउथ कोरिया में कुछ हुआ है, पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, उस लाइन्स पे इंडिया में क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई, इसको देखेंगे। फिर निपाह अमेंड्स अप पैंडेमिक, कोविड से हम वैसे ही बहुत परेशान थे, ऊपर से अब ये नए निपाह वायरस का एक बवाल आ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में बातें बताई गई। निपाह वायरस पहले ही आप देखो 2018 में केरला में तबाही मचा चुका है और अभी के लिए डर लग रहा है कि भाई केरला में फिर से निपाह वायरस के केसेस आ सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसके बारे में करंट अफेयर्स में बात की थी, बट एक बार इसको और टेकअप करेंगे। फिर रिफाइनिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी, ये आर्टिकल लिखा है आपका ओवरऑल रामकृष्णन साहब ने। अब ये कौन है इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं, बट इन्होंने एक अच्छा व्यू पॉइंट दिया कि रिजर्वेशन पॉलिसी को किस प्रकार से देखना चाहिए। ओवरऑल ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो रहा है, यहाँ पे हमको सच में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनका थॉट प्रोसेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को लेके एक व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। रिजर्वेशन के मुद्दे हमेशा आप कह सकते हो बर्निंग होते हैं, काफ़ी फ्रैक्शियस होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे एक सेंसफुल तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं, तो इसको देखेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं अलग से अभी डिस्कस नहीं करूंगा। और ट्राइब्यूनल फॉर सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अक्सर कर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो छुट्टी पे जाते हैं और समय पे छुट्टी से वापस नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चलती है, कभी कभी सिक्योरिटी फोर्स कोड बना दिए जाते हैं, तो इनके लिए एक ट्राइब्यूनल बना देना चाहिए। क्यों ट्राइब्यूनल बना देना चाहिए, हाई कोर्ट तक केसेस ले जाना क्यों जरूरी नहीं है, ये लीव वगैरह के मैटर्स बहुत दिन तक पेंडिंग क्यों पड़े रहते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। तो कुल मिला के 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पांचों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 4 बिल्कुल यूनिक है। एक आर्टिकल आप कह सकते हो ये जो आपका निपाह वायरस का है वो यूनिक नहीं है, पिछले 2-3 दिनों में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट फिर भी यू विल गेट सम यूनिक पॉइंट्स। मैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डिस्कस करता हूँ। अपने मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं उन मेंबर्स का स्वागत करूंगा जिनके बारे में पिछले कुछ दिनों से देख नहीं रहा हूँ। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं मेरे चैनल के जो जिनको लगभग 1 साल हो गया है मेंबर बने हुए, उनका नाम नहीं आ पाता है वीडियो में, रीजन बीइंग कि शायद उन्होंने 1 साल के लिए या लगता है 6 महीने के लिए इकट्ठा ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि तेजू है यहाँ पे। तेजू हैज बीन अ मेंबर फॉर ऑफ दिस चैनल फॉर मोर देन अ ईयर। आई वेरी वेरी थैंक्स टू यू तेजू, थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। 1 साल से मेंबर हैं ये, तो वंस अगेन वेरी मच थैंक्स। 1 साल से रेगुलर फॉलोवर हैं, ऑब्वियसली बात है मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही होगी तो ही उन्होंने साल भर से मेंबरशिप ले रखी है। नाम इसलिए नहीं आ पाता, आई डोंट नो ये यूट्यूब की मेथोडोलॉजी कैसे काम करती है, किस प्रकार से ये लोग चीज़ों को टेकअप करते हैं, किस प्रकार से नाम डिस्प्ले करते हैं लिस्ट में। सिमिलरली सना खान है यहाँ पे। सना खान हैज़ बीन अ मेंबर ऑन दिस चैनल फॉर 7 मंथ्स, बट सना खान का भी नाम रेगुलरली डिस्प्ले नहीं होता है लिस्ट में। हो सकता है जिन्होंने इकट्ठी 6 महीने की मेंबरशिप ली है तो उनके साथ ऐसा होता हो। अब तो आरबीआई के डायरेक्टिव आ गए हैं, लगातार 6 महीने की मेंबरशिप आप ले नहीं सकते, आपको मेंबरशिप को हर मंथ पे रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी लोग ले चुके हैं उनके नाम शायद महीने महीने के बेसिस पे डिस्कस नहीं होते, जैसे अविरूप कर्माकर है यहाँ पे। अविरूप कर्माकर हैज बीन अ मेंबर ऑफ 3 मंथ्स, इनका भी ये बोलना है कि इनका नाम नहीं आता है। तो स्पेशली थैंक्स टू तेजू। तेजू आप 1 साल से मेंबर है, सना खान एंड अविरूप। आई एम सॉरी आप लोग का नाम नहीं आ पाता है। अब तो खैर आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई हैं कि आपको ओवरऑल हर महीने ही मेंबरशिप को रिन्यू करना है, तो अब शायद इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर श्रेया तनवर भी है यहाँ पे। श्रेया तनवर का भी नाम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाता है। श्रेया तनवर हैज बीन ए मेंबर ऑफ दिस चैनल फॉर 6 मंथ्स, फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 7 मंथ एज अ मेंबर। आयुषी तनवर, सो आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। आपके इस सपोर्ट से बहुत हेल्प मिलती। जो लोग अब साल भर से यार 7-8 महीने से जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो उनको तो मैं स्पेशली थैंक्स बोलूंगा ही बोलूंगा। दे आर हेल्पिंग अ लॉट। साथ साथ अपने बाकी मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। सौम्या पंत ने हमको ज्वाइन किया है, अनिल बारिक ने हमको ज्वाइन किया है, कमल बचाल ने हमको ज्वाइन किया है,
सुष्मिता नेगी ने हमको ज्वाइन किया, सुष्मिता नेगी का सेकंड मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक सुष्मिता। प्रहर्ष गौरव ने हमको ज्वाइन किया सेकंड मंथ एज अ मेंबर, वेलकम बैक प्रहर्ष। रमन रंजन ने हमको ज्वाइन किया है, समीर नाशिकर ने हमको ज्वाइन किया है, रौनक फातिमा ने हमको ज्वाइन किया है और प्रिया तयाड़े ने हमको ज्वाइन किया है। तो प्रिया, रौनक फातिमा, समीर नाशिकर, रमन राजन, प्रहर्ष गौरव सेकंड मंथ एज ए मेंबर एंड सुष्मिता नेगी सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक प्रहर्ष एंड सुष्मिता। कमल बचाल, अनिल बारिक एंड सौम्या पंत, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। सपोर्ट यहाँ पे जरूरी है, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब देखिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें, अब मैं चैनल पे मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे कुछ नई फैकल्टीज हायर करनी है, इन सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, कोई पेड कोर्स तो चल नहीं रहा है, दैट्स वाई आई मार्केट माई मेंबरशिप्स अ लॉट। सो सॉरी अगर आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता हो। चलिए चालू करते हैं अपने डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर आप नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए, आई होप कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं मेकिंग देम पे से। क्या है? अ लॉ टू रेगुलेट ऐप स्टोर ऑपरेटर्स इज अ की टू चेक बिग टेक्स मोनोपोली। समझिए बात को, आपने या तो आपके पास आईफोन होगा या आपके पास कोई एंड्रॉयड फोन होगा, ज्यादातर केसेस के पास यही होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अभी एंड्रॉयड होगा तो अगर आपको कोई ऐप इस्तेमाल करनी है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करना है, और अगर आपके पास आईफोन है तो ये जो एप्पल का आई स्टोर होता है वहां से आप ऐप डाउनलोड करते हो, सिंपल। अब समझिए बात को, गूगल और एप्पल अपने इस ऐप स्पेस को मोनोपोलाइज कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। साउथ कोरिया का जो लेजिस्लेशन है, जिसको एंटी गूगल लॉ कहा जाता है, इसको रिसेंटली लेके आया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया में भी इस प्रकार के लेजिस्लेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। हुआ यह है कि साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट का, और यह बोला गया कि जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं जैसे गूगल और एप्पल, ये जबरदस्ती नहीं कर सकते एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के साथ। कैसी जबरदस्ती? तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपसे सर्विसेज के लिए पैसा लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कल की डेट में मैं एक ऐप बना देता हूं, बहुत सारे आज की डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐप पे पढ़ा रहे हैं, पूरी की पूरी पेमेंट ही ऐप पे हो रही है, ठीक है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूटों की आप ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आप जाओ, आप कोर्स खरीदो और ओवरऑल पढ़ो। तो होता यह है कि मान लो मैंने कोई ऐप बनाई, ठीक है, गूगल पे, और उस गूगल के ऐप पे मैंने अपने कोर्सेज अपलोड कर दिए, और उन कोर्सेज में मैंने बोला कि भाई 200 रुपया फीस है या 300 रुपया फीस है। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि जो 200-300 रुपए का आप पेमेंट करोगे, ये आप करते हो पेमेंट गेटवे के थ्रू। अब पेमेंट गेटवे या तो ऐप वाला खुद लेके आ सकता है, ऐप वाला खुद अपना पेमेंट गेटवे यहां पे असेंबल कर सकता है, या फिर वो गूगल का पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर गूगल की ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, तो गूगल का पेमेंट गेटवे होता है, एप्पल की ऐप है तो एप्पल का पेमेंट गेटवे होता है। अब होता यह है कि जब भी आप किसी पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करते हो ना, इसके आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। गूगल एप्पल ने साफ साफ यहां पे बोला है कि जो भी ऐप डेवलपर्स इनके प्लेटफॉर्म पे रहेंगे वो इनके पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, अपना खुद का पेमेंट सिस्टम वो लेके नहीं आ सकते। अब यहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि गूगल एप्पल का पेमेंट सिस्टम अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो ओवरऑल चार्जेस ज्यादा लेते हैं उसको इस्तेमाल करने के। तो यहां पे जो नया लॉ है साउथ कोरिया का, वो बोल रहा है कि भाई दिस इज अनफेयर यूज ऑफ मार्केट पोजीशन। आप जबरदस्ती अपने यहां पे ऐप प्रोवाइडर्स को अपना पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि जो गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज हैं, ओवरऑल ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन को किस प्रकार से गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं। आप इनको गेट कीपर बोल सकते हो। जो गेट कीपर है ना, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल किसी को एंड्रॉयड ऐप बनानी है या एप्पल पे ऐप बनानी है, तो भाई इन दोनों के ऐप स्टोर पे तो जाना ही पड़ेगा। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो गए ऐप प्रोवाइडर्स, अभी इनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे और ये आपके ऊपर गलत कंडीशंस लगाने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना पेमेंट गेटवे लोगे तो हो सकता है आपको 5% कमीशन देना पड़े, इनके पेमेंट गेटवे में हो सकता है 10% कमीशन देना पड़ रहा हो। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, ये यहां पे बोला जा रहा है। ऐसे कुछ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया कंपनीज फॉर डिस्ट्रिंग देयर कंप्लेंट, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है। अब फेसबुक में दुनिया भर की जो न्यूज आउटलेट्स हैं, गूगल है, दुनिया भर की न्यूज आउटलेट्स की न्यूज यहाँ पे डिस्प्ले होती है। आप गूगल न्यूज पे जाओ तो गूगल न्यूज पे आपको टाइटल दिख जाएगा, एक छोटा सा स्निपेट दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पे चले जाओगे। उसी प्रकार से फेसबुक पे भी बहुत सारी न्यूज की क्लिप्स आपको मिल जाएंगी। तो होता यह था कि बहुत सारे लोग न्यूज़ फेसबुक पे और गूगल पे पढ़ लेते थे और मेन वेबसाइट पे जाते नहीं थे। तो ये मेन वेबसाइट वाले चिल्लाने लगे कि यार ये हमारे पे आ नहीं रहे हैं, सारा का सारा रेवेन्यू ये गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां खाए जा रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बोला गया कि अगर किसी न्यूज़ आउटलेट की न्यूज़ ये गूगल, फेसबुक या बाकी प्लेटफॉर्म अपने यहाँ पे दिखाते हैं तो उसका पैसा इन बाकी प्लेटफॉर्म्स को, इन न्यूज़ आउटलेट्स को देना पड़ेगा।
तो ये ऑस्ट्रेलिया में नियम कानून निकाला गया। अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे एप्पल पे हो गया, वी चैट पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनको भी रेगुलेटरी एम्बिट में लाया जाएगा। तो धीरे धीरे करके इन गेट कीपर कंपनीज मतलब जो पूरे के पूरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को वर्चुअली डोमिनेट कर रही हैं, एप्पल गूगल जैसी कंपनीज, इनके ऊपर रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं। साउथ कोरिया की बात कर लो, अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, यूरोपियन यूनियन की बात कर लो। यूरोपियन यूनियन का भी एक ड्राफ्ट लॉ बना है जिसमें बोला गया है कि ओवरऑल ये जो गेट कीपर कंपनीज हैं, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, अमेजोन जैसी, इनको एक सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स दिया जाएगा। मतलब कि फेयर बिजनेस के इकोसिस्टम को बनाए रहने के लिए ये कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इसके बारे में कुछ चॉइसेस दी जाएंगी और ये बहुत जरूरी है। देखिए, इंटरनेट स्पेस में मोनोपोली एक बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं वो कभी ना उठे, और जितने भी व्यूअर्स इनके ऊपर है वो इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है तो वो यूट्यूब पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। आपको पता है यूट्यूब में जितनी भी एड अर्निंग्स होती है उसका 45% यूट्यूब ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है, अगर मेरे चैनल पे एड अर्निंग होती है मान लो 100 रुपए की, आपको मालूम होना चाहिए कि 100 रुपए में से 45 रुपया तो यूट्यूब ले लेता है, और जो यूट्यूब के चैनल पे एड अर्निंग्स होती है उसका केवल 55 रुपए पब्लिशर को मिलता है, जो भी यूट्यूब का चैनल चला रहा है। और आपको एक बात और बताता हूं, जो मेंबरशिप्स होती है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म्स इस पूरे के पूरे स्पेस पे डोमिनेट करते हैं और कितने प्रॉफिट मेकिंग है। जैसे मेंबरशिप्स है, तो अगर मान लो किसी ने 100 रुपए दिए मेंबरशिप के, तो 100 रुपए में से जीएसटी काटने के बाद जितने रुपए बचे उसमें से 30% यूट्यूब अपना कट रखता है और 70% पब्लिशर के पास जाता है। अभी कल की डेट में ये 45% कट और 30% कट यूट्यूब बढ़ा दे और अपने पास रख ले तो पब्लिशर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और ये अमाउंट्स वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पर रेगुलेशन लाने की जरूरत है। और ऐसी बहुत जगहों पे, फेसबुक में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिजनेस इस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही यहां पे रेगुलेशन की जरूरत है। आपको क्या लगता है ये जो बड़े बड़े ऐप बना के प्लेटफॉर्म्स अपने कोर्स बेच रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब की मेंबरशिप में अपने कोर्स क्यों नहीं डाले? इसीलिए नहीं डाले क्योंकि यूट्यूब की मेंबरशिप में ओवरऑल उनसे 30% तो वैसे ही ले लिया जाएगा कट। तो वो सोचते हैं कि ऐप पे कोर्स बेच लो, वहां कम से कम हमारा ये 30% नहीं जाएगा। उस ऐप में भी जब आप इन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके किसी ऐप स्टोर के, एप्पल के या गूगल के पेमेंट करते हो, तो उसमें भी उन ऐप ऑपरेटर्स को पैसा देना पड़ता है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स को और एप्पल प्लेटफॉर्म्स को। तो ये सारी चीजें हैं। फिर यूएसए में भी अभी रिसेंटली 3 जो सेनेटर्स थे उन्होंने क्या किया, 3 सेनेटर्स के नाम यहां पे लिखे हुए, आप पढ़ लो, नाम की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया कि एक बिल लेके आए और उस बिल में बोला गया टू प्रमोट कंपटीशन एंड रिड्यूस गेट पावर इन द ऐप इकोनॉमी, इंक्रीज चॉइस, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स। तो भैया गेट कीपर की पावर्स को बढ़ाओ, कंपटीशन बढ़ाओ, ऐप इकोनॉमी बढ़ाओ, ओवरऑल ये जो ऐप एंड्रॉइड और एप्पल प्लेटफॉर्म्स पे काम करें इनके पास चॉइसेस होनी चाहिए और कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट कम होनी चाहिए। अभी हुआ यह है कि एपिक गेम्स नाम की एक कंपनी थी, इसने एप्पल को सू कर दिया। हुआ यह थी कि एपिक गेम्स की जो ऐप थी वो एप्पल के ऐप स्टोर पे लिस्टेड थी। एपिक गेम्स ने क्या किया कि अपना खुद का पेमेंट प्लेटफॉर्म ले आए और उन्होंने एप्पल के पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। एप्पल को गुस्सा आया, एप्पल ने एप्पल प्ले स्टोर से एपिक गेम्स को बाहर निकाल दिया। एपिक गेम्स ने एप्पल को सू कर दिया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल आप एप्पल के ऐप स्टोर को इस्तेमाल करो, वेल एंड गुड, बट उनका इन पेमेंट सिस्टम भी इस्तेमाल करो, दिस इज नॉट राइट। बस यही बात बोली जा रही है। और इंडिया में भी ओवरऑल ऐप डेवलपर्स को इस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है। रिसेंटली ही राजस्थान बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट टुगेदर वी फाइट सोसाइटी ने एप्पल को इस चीज को लेकर सू कर दिया। अब देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्या लीगल इन्वेस्टिगेशंस चलाता है। तो कुल मिला के हमें समझना यह है कि ई कॉमर्स के नेटवर्क को हमको डेमोक्रेटाइज करना है, और इसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए जो गेट कीपर एप्स हैं, और ये जो गेट कीपर, अभी ऐप तो खैर एक सिंगल है, जो गेट कीपर कंपनी है जैसे गूगल और एप्पल, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मोनोपोलाइज ना कर दें, इसके लिए सरकारी रेगुलेशंस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो पाएगा। नहीं तो ये इकोसिस्टम पे इन कंपनीज की मोनोपोली हो जाएगी। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। नेक्स्ट बात करते हैं निपाह amidst a pandemic, quick development of vaccines for tropical infections is the success of the coronavirus era। क्या बोला जा रहा है? देखिए, कोरोना वायरस अब तक खत्म होने के आसपास भी नहीं है। पूरी दुनिया में क्या बहुत सी जगहों पे चलो कंट्रोल हो गया, बट इंडिया में तो भैया अभी अच्छा खासा है। अभी वैक्सीनेशन चालू है, पुरानी वैक्सीनेशन ही हम पूरी नहीं दे पाए हैं, लग नहीं रहा इस साल में दे पाए हैं, और नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, तो नए म्यूटेंट के लिए नई वैक्सीनेशन बनाने की बात हो रही है। तो वी आर
इन द मिडल ऑफ कोरोना वायरस, अभी भी हम कहीं भी कोरोना वायरस से बाहर नहीं निकले हैं। अब इसके बीच में निपा वायरस फैल रहा है, तो नया बवाल सामने आ रहा है। नया बवाल नहीं है वैसे, 2001 से ही वेस्ट बंगाल केरला में इसके केसेस देखने को मिले हैं। 2018 कोझिकोड में तो जबरदस्त फैला था केरला में, 17 लोगों की जान चली गई थी, 18 कंफर्म केसेस थे। सबसे खास बात यह कि अगर निपा वायरस हो गया तो आदमी के निपटने के चांस लगभग 60 से 70% हो जाते हैं, मतलब आदमी मर जाएगा, इतना फैटल है ये निपा वायरस। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी से ज्यादा लड़ नहीं पाएगी अगर आपको हो गया तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल ये जो निपा वायरस आया है ना, इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि कोरोना वायरस के साथ साथ बाकी वायरस का भी डर यहां पे बना हुआ है। अगर आप देखो तो एक वीकली रिपोर्ट कंपाइल की जाती है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के द्वारा। इनका यह बताना है भाई कि हमारे देश में ऐसे बहुत से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बड़े स्केल पे नहीं फैलते हैं, वो फैलते हैं, खत्म हो जाते हैं और ज्यादा उनके बारे में बातचीत नहीं होती। जैसे कि लोकल बेसिस पे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन्स में आपको डेंगू, H1N1, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस सुनने को मिलते होंगे। अब ये नॉर्मल नाम हो गए तो आप इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, बट ये अच्छी खासे लोगों को मारते हैं, अच्छा खासा मोर्टेलिटी इनके साथ भी होता है। जब SARS-CoV-2 का पेंडेमिक आया तब लोगों का ध्यान इसके ऊपर आ गया, पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर आ गया। बट ऐसा नहीं है कि SARS-CoV-2 पेंडेमिक से पहले इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई थी। इंडिया में निपा वायरस था। निपा वायरस के समय पे भी कोझिकोड और मल्लापुरम में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही थी, RT-PCR टेस्ट हो रहे थे, एंटीजन टेस्ट हो रहे थे, PPE किट्स बांटी जा रही थी। तो ये SARS-CoV-2 के बाद ये चीजें पूरे देश में फेमस हो गई हैं, लेकिन केरला में पहले ही फेमस हुई थी जब आपका निपा वायरस फैलना शुरू हुआ था। तो जो स्टेट का पब्लिक हेल्थ सिस्टम था, जो कि इसको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर की आदत थी, उसने ओवरऑल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चीजों से काफी कुछ सीख लिया था निपा वायरस के आउटब्रेक के समय पे। तो वो थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के लिए पहले से तैयार थे। हाँ, बात यह कि जब इस प्रकार के वायरस फैलते हैं, आप रोकने के लिए क्या कर सकते हो? 3 चीजें कर सकते हो। पहला तो आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करो, दूसरा आप इन्फेक्शन को ट्रीट करो, तीसरा आप मेजर बेसिस पे वैक्सीनेशन लेके जाओ। ठीक है, अब बात आई वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीन डेवलप होनी चाहिए, निपा वायरस के ऊपर वैक्सीन बन रही है। प्लस यहाँ पे हमारे देश में और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गाजियाबाद में बहुत सारे बच्चों को बुखार हो गया, मरने लगे बच्चे। तो इस प्रकार के जो मिस्टीरियस फीवर के जो केसेस आते रहते हैं ना उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये ऐसा बोला जा रहा है कि नॉर्मल डायग्नोजेबल इन्फेक्शंस है। इन नॉर्मल डायग्नोजेबल इन्फेक्शंस को सही समय पे खत्म किया जा सकता है अगर पेरेंट्स और सरकार और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो प्रोएक्टिव हो। बट हमारे हेल्थ सिस्टम के हालात क्या हैं, ये आप अच्छी तरीके से पता है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो चीफ मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर देती है सरकार। बट चीफ मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड करने से क्या होगा? आप किसी जगह के डॉक्टर को सस्पेंड कर दो, मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ओवरऑल स्टेट का सिक्योरिटी अपरेटस और सोशल अपरेटस स्ट्रांग करने की जरूरत है, और उसमें अकेला डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, सरकार को भी कुछ ना कुछ करना है। तो बस लोगों को दिखाने के लिए आप डॉक्टर को सस्पेंड कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। इंडिया में निपा वायरस की बात की जाए तो 2018 में काफी तरखाट मचा था, 2019 थोड़ा शांत था। इस बार ऐसा डर है कि खतरनाक बेसिस पे केरला में निपा वायरस फैल सकता है, इसलिए जबरदस्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चल रही है इस समय पे। अब सबसे खास बात यह है कि क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है निपा का? देखिए, निपा का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे कोविड का नहीं है वैसे निपा का भी नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? तो कोविड की दवाई बनी गई तो आप निपा की भी दवाई बनाओ। तो दवाई बनाई जा रही है निपा की, ऐसा नहीं कि दवाई नहीं बन रही है। कोविड-19 के पैंडेमिक में एक चीज अच्छी हुई है। अच्छा ये हुआ है कि पहले क्या था कि ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस के ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज ध्यान नहीं देती थी। मतलब ये है कि भाई ओवरऑल अगर आप देखो तो यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इस प्रकार की जो कंपनीज हैं, ये कंट्रीज हैं, ये टेम्परेट इलाकों में आती हैं, ट्रॉपिकल इलाकों में नहीं आती हैं। तो ट्रॉपिकल इलाकों में जो इन्फेक्शन फैला करते थे ना, वो इन कंट्रीज तक पहुंचते नहीं थे। तो ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस पे ये कंट्रीज और इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आपको पता है कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इन कंट्रीज में बेस्ड है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में अगर कोई इन्फेक्शन फैल रहा है तो लोग मरे, हमें क्या लेना देना, ये ऐसे सोचते थे। लेकिन जब कोरोना वायरस फैला तो इनके यहाँ पे भी लोग मरे, तब ओवरऑल ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस पे भी वैक्सीन बननी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि कोविड-19 से एक चीज अच्छी हुई है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भाई ये ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस केवल ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए खतरनाक नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस, यूरोप जैसी कंट्रीज के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ओवरऑल पूरी दुनिया में अब ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस को लेकर वैक्सीन बन रही है। निपा वायरस पे भी वैक्सीन का काम हो रहा है। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को थोड़ा ट्वीक करके ऐसा कहा जा रहा है कि निपा वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है। अभी कब तक बन के आती है ये तो देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। Got it? नेक्स्ट बात करते हैं रिफाइनिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। पॉलिटिकल पार्टीज शुड कंसीडर मेकिंग सब्सटेंसिव चेंजेस
to the way reservation is implemented. बाय रिजर्वेशन के बारे में बात करी, यहाँ मैंने किसी भी प्रकार का कोई टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको सिंपल भाषा में इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। इलेक्शंस में रिजर्वेशन कितना बर्निंग मुद्दा हो जाता है आपको इलेक्शन से पहले के अनाउंसमेंट में पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब तमिलनाडु में इलेक्शंस अनाउंस हुए तो उसके शेड्यूल से पहले तमिलनाडु की असेंबली ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें 10.5% का रिजर्वेशन दिया गया वनैया कुला क्षत्रिय को। ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास और डी नोटिफाइड कम्युनिटी के अंदर आते हैं। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में ऑलरेडी 69% रिजर्वेशन है, आपको मालूम ही है, कई बार मैंने बता रखा है। खास बात यहां पे ये है कि ओवरऑल रिजर्वेशन को लेकर भी रिसेंटली बहुत पॉलिटिक्स हुई है। जैसा कि जो नीट की सीटें भरी जाती है ना मेडिकल कोटा की, तो एक तो सेंट्रल कोटा की सीटें होती हैं, एक स्टेट कोटा की सीटें होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें जो सीटें भरी जाती हैं उनको स्टेट कोटा बोलते हो। उसमें 85% स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व है, 15% ऑल इंडिया के लिए रिजर्व है। तो 85% जो स्टेट के लिए रिजर्व है उसमें स्टेट का रिजर्वेशन नॉर्म्स लगता है, लेकिन 15% जो पूरे देश के लिए एलिजिबल हैं वहां पे ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लगता था। तो रिसेंटली सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन एक्सटेंड किया और आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाला रिजर्वेशन यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो ओवरऑल ये रिजर्वेशन का मुद्दा काफी न्यूज में रहा है और इस सब मुद्दे के चलते अब आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाला है और उत्तर प्रदेश की तो पूरी पॉलिटिक्स ही कास्ट पे डिपेंडेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश की डिपेंडेंट है, तमिलनाडु, कोई स्टेट में चले जाओ आपको पॉलिटिक्स ये कास्ट हर जगह मिलेगी। ठीक है, राजस्थान चले जाओ, बिहार चले जाओ, कहीं पे थोड़ी ज्यादा कहीं पे थोड़ी कम, पर कास्ट फैक्टर आपको हर जगह दिखेगा। तो साफ बात यहां पे ये बोली जा रही है कि जब कास्ट फैक्टर आ जाता है तब पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट फैक्टर को गलत प्रकार से इस्तेमाल करती हैं, सोसाइटी को कास्ट के नाम पे तोड़ने लगती हैं, लोगों को बरगलाने लगती हैं। तो जैसे यूपी में और बहुत सारी जगहों पे लीडर क्या चिल्ला रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, ये 50% की रिजर्वेशन की लिमिट हटेगी, पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की चीजें देखिए सही नहीं है। 50% की जो कैप लगाई गई है रिजर्वेशन के ऊपर उसको काफी कुछ सोच के लगाया गया है। कहीं ना कहीं इक्वालिटी का कंसेप्ट हमारे देश में इंपॉर्टेंट है। आप अनलिमिटेड तरीके से रिजर्वेशन बढ़ाते चले जाओ, इससे जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे रहे। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि देखिए पॉलिटिक्स इस बात की है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है और चूंकि उनकी आबादी ज्यादा है तो उनके लिए रिजर्वेशन ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक और ये कास्ट सेंसस करा लो तो जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो पॉपुलेशन में ज्यादा निकल आएंगे, तो जब वो पॉपुलेशन में ज्यादा निकल आएंगे उनको रिजर्वेशन ज्यादा दे देंगे, हमको वोट मिल जाएंगे। पॉलिटिशियंस का ये टारगेट है, बट ये देश को अंदर से तोड़ने वाली बात है। ओके, इससे आप किसी भी कम्युनिटी का सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हो, उनको और गर्त में ढकेल रहे हो। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे रिजर्वेशन दो। आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगराइजेशन करो, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। उसके लिए रोहिणी कमीशन भी बना है। तो सबसे खास बात यह है कि पॉपुलेशन के हिसाब से आप रिजर्वेशन के नंबर को मत डिसाइड करो, ये सही नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल तमिलनाडु में दिया गया। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, तो आपको देख के लगेगा कि यार बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, बट तमिलनाडु में अगर आप मोस्ट बैकवर्ड क्लास और डी नोटिफाइड कम्युनिटीज का नंबर देखोगे ना तो वो निकल के आता है 67%। तमिलनाडु की 67% आबादी, 67% आबादी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में, डी नोटिफाइड कम्युनिटी में निकल के आती है, बैकवर्ड क्लासेस में निकल के आती है। और इसके अलावा लगभग 21.11% जनता तमिलनाडु की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती है। तो 67% आपका बैकवर्ड क्लासेस हो गई और 21% होगी आपकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो कितना हो गया 88%। तो तमिलनाडु में तो 88% आप कह सकते हो लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बट कितना रिजर्वेशन दिया जाता है? 69% दिया जाता है। समझ गए बात को? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दो, ये सही नहीं है। इस हिसाब से तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी ना। क्योंकि आप समझो, अगर मान लो तमिलनाडु में 88% रिजर्वेशन है और 12% बच रहा है, तो अब ये जो 60% अगर मान लो सीटें, एक बार को हम मान लें हाइपोथेटिकली कि तमिलनाडु का रिजर्वेशन 69% से बढ़ा के 88% किया जा सकता है, तो उसके अलावा ये जो 12% बचेगा ना, ये बाकी कम्युनिटीज के लिए नहीं है। इस 12% में सब लोग कंपीट कर रहे हैं। तो जो रिजर्व कैटेगरी में लोग नहीं आ पाएंगे वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, वो कहां जाएंगे, वो कहां भागेंगे? उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। आप समझिए, आप सीटें रिजर्व कर रहे हो तो ये 88% सीटें, मान लो आप पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें रिजर्व कर देते हो, तो जो बाकी कैटेगरी उसको जनरल क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि उस जनरल में तो सब कंपीट कर रहे हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो रिजर्व नहीं है। तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी तरीके से रिजर्व कर दो, ये चीजें सही नहीं है।
लोगों को एक पुश देने की मदद है, एक जरूरत देने की मदद है, और वो जरूरत इनफ मिल रही है। कैसे इनफ मिल रही है? तो जहां पे जितना भी अभी रिजर्वेशन कोटा लगा हुआ है, जैसे 69% इन तमिलनाडु, ओवरऑल सेंटर पे 49% का रिजर्वेशन है, तो इतना रिजर्वेशन इनफ है बैकवर्ड कम्युनिटीज के ऊपर लाने के लिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप सब कैटेगराइजेशन करो। तो ओबीसी का ये जो 27% का कोटा है, इसके अंदर आप सब कैटेगराइजेशन करिए, और सब कैटेगराइजेशन करके ओबीसी की जो अलग अलग कास्ट हैं उनको इक्विटेबल तरीके से रिजर्वेशन दीजिए, ना कि आप रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करो। क्योंकि आप रिजर्वेशन बढ़ा भी दोगे, उससे चीजें सुधरने वाली नहीं है, भली होने वाली नहीं है। और एक लिमिट से ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ाओगे तो भाई हमारी सोसाइटी में फ्रैक्शियस टेंडेंसीज आ जाएगी। ये भी यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा व्यू पॉइंट है कि, क्योंकि देखिए आप पता ही है रिजर्वेशन के नाम पे बहुत लड़ाई होती है ऑलरेडी सोसाइटी में, ये आप सबको पता है। आप रिजर्व कैटेगरी को हो चाहे ना हो, आपस में लोग बहस करते रहते रिजर्वेशन सही है गलत है। अभी जितना मिला है वो इनफ है, इससे ज्यादा अगर आप मांगोगे तो और लड़ाई की स्थिति बनेगी, और वो सोसाइटी को अंदर से तोड़ेगा, एंड दैट शुड नॉट बी डन। ये यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। तो करना क्या चाहिए? करना ही चाहिए प्रॉपर तरीके से सब कैटेगराइजेशन है। आपको ये देखना है कि कौन सी कम्युनिटी पीछे है, कौन सी कम्युनिटी आगे है। जो कम्युनिटी पीछे है उसको आप रिजर्वेशन दो, जो कम्युनिटी आगे ऑलरेडी निकल चुकी है उसको अलग से आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। प्लस ओबीसी की कोटा के अंदर एक क्रीमी लेयर नाम की चीज होती है। तो अब आप क्रीमी लेयर को कैसे डिसाइड करते हो? तो क्रीमी लेयर की समय समय पे डेफिनेशन तय की जाती है, लेकिन अभी उस डेफिनेशन को तय करने में भी प्रॉब्लम है। जैसे कि ओबीसी की क्रीमी लेयर जब आप कैलकुलेट करते हो तो एग्रीकल्चर की इनकम नहीं जोड़ते हो। अब मान लो गांव में कोई ऐसा खानदान है, और ये खुद तमिलनाडु के एक कमीशन ने बोला है, तमिलनाडु की सरकार का बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा, और उसमें बोला कि भाई अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बांट रहे हो तमिलनाडु के अंदर, एक ऐसा बच्चा है जो कि एक एग्रीकल्चर फैमिली से आता है, और एग्रीकल्चर फैमिली में उसकी फैमिली की इनकम है 50 लाख रुपए सालाना, उसको आप ओबीसी सर्टिफिकेट दे दोगे। और वहीं पे कोई एक ऐसा दूसरी फैमिली है जिसकी इनकम मान लो 9 लाख रुपए प्रति एनम है, तो उसको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो क्रोमी लेयर में आ जाएगा। तो ये कैसे इक्वालिटी हो गई? भाई एग्रीकल्चर की इनकम को आपने काउंट ही नहीं किया। एग्रीकल्चर की इनकम से अगर कोई फैमिली, वैसे तो कम ही फैमिलीज होंगी जो इतना कमा रही होंगी, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में भी लोग कमाते हैं, बड़े बड़े जिनके पास जमीनें हैं ना वो खूब कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर और बाकी तरीकों से जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आता है, कोई ब्लैक मनी से कमा रहा है, इस सब तरीके से अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वो कैसे डिसएडवांटेज हो गया? उसको कैसे आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में डाल सकते हो? और एक ऐसा पर्सन जिसकी फैमिली में 5 से 6 लोग हैं, उसके पिताजी 9 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, वो जैसे तैसे करके अपना खर्चा चला रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में 9 लाख रुपए सालाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप चेन्नई, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हो, इसमें खाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे 9 लाख वाला क्रीमी लेयर बोल दिया जाएगा, इसको ओबीसी सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, और जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम 50 लाख है उसको नॉन क्रीमी लेयर बोल दिया जाएगा, उसको ओबीसी का रिजर्वेशन का स्टेटस मिल जाएगा। तो इस प्रकार की एनोमलीज को हटाने की जरूरत है। इस प्रकार की एनोमलीज हमारी सोसाइटी को अंदर से तोड़ती हैं, इनको यहां पे हटाने की जरूरत है। काफी अच्छे व्यू पॉइंट है, मैं यहां पे बोलूंगा। पता नहीं आपको कैसे लगे व्यू पॉइंट्स, बट रिजर्वेशन की इस व्यू पॉइंट को लेके मैं अब आपकी राय जानना चाहता हूं। जो कुछ भी मैंने आपको इस आर्टिकल में बताया है, क्या आप मेरी बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं? आप रिजर्व कैटेगरी के हो, आप रिजर्व कैटेगरी के ना हो, आप अपने व्यू पॉइंट बताइए जेन्युइन तरीके से, भद्र भाषा में। हालांकि अब कुछ ना कुछ तो लोग चिल्लाने ही लगते हैं, बकने ही लगते हैं, अब उसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे काफी सेंसिटिव हैं, और मतलब कह सकते हैं कि सेंसिबल हैं। सेंसिटिव गलत बोल गया, सेंसिबल हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन पॉलिसी में ये जो व्यू पॉइंट मैंने इस आर्टिकल में आपको दिया है, इस व्यू पॉइंट में अगर आप फेवर में बोलना चाहते हैं तो आप फेवर में 2-3 लाइन मुझे लिख के बताइए, और अगर आप अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं तो आप अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हैं ये भी मुझे लिख के बताइए। क्या आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ाना जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता है कि जरूरत से ज्यादा अगर आप रिजर्वेशन बढ़ाओगे तो आप सोसाइटी में फ्रैक्शियस टेंडेंसी और फैला रहे हो, और उससे बेनिफिट नहीं, लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होगा? आप अपने व्यू पॉइंट मुझे नीचे बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं, आ ट्राइब्यूनल फॉर सीएपीएफ, इट वुड इंश्योर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द हाई कोर्ट। ये एमपी नेथनल साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। इनके आर्टिकल्स अक्सर का छपते हैं। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, रिटायर्ड है सीआरपीएफ से। इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है कि अक्सर कर सीएपीएफ में हमें कहानियां सुनती रहती हैं कि कुछ सीएपीएफ के ऑफिसर्स, सीआरपीएफ के, देखिए सीएपीएफ में बहुत सारी अलग अलग आपकी आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आती हैं। सीआरपीएफ आती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है ना, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पुलिस है, पुलिस फोर्स है।
तो ओवरऑल बहुत सारे सीआरपीएफ है। तो अब हुआ ये है कि ये जो ऑथर हैं ये सीआरपीएफ के ही हैं, तो सीआरपीएफ के बारे में उनको काफ़ी कुछ पता है। तो अक्सर कभी सुनने में आता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कोई ऑफिसर है, वो छुट्टी पे गया और छुट्टी के बाद आया ही नहीं, वापस ज्वाइन ही नहीं किया, लंबे समय तक छुट्टी, मेरा बहुत दिन बाद आया। तो बहुत दिन बाद आया तो उसके खिलाफ एक्शन होने लगेगा कि यार तुम्हारी छुट्टी तो 15 दिन की सैंक्शन हुई थी, तुम 1.5 महीने बाद वापस आ रहे हो, तुम 6 महीने बाद वापस आ रहे हो, ये कैसे हो रहा है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं, सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स को ऑर्डर इशू किए गए 23 अगस्त 2021 के, कि भाई सिक्योरिटी फोर्स कोड को लेके आया जा सकता है। ठीक है, जो बाकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनके लिए एक मैकेनिज्म है सिक्योरिटी फोर्स कोड। उस सिक्योरिटी फोर्स कोड में अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो कि डिसिप्लिनरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ओवरऑल अपने डायरेक्शंस को नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों इनिशिएट किया जाएगा? क्योंकि एक ऑफिसर को जितनी छुट्टी मिली उतनी छुट्टी उसने नहीं मानी, वो ज्यादा दिन तक छुट्टी पे रहा। अब जब देखिए समझिए, सीआरपीएफ के नियम कानून क्या बोलते हैं कि जब भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नॉन गेजेटेड रैंक के लिए हो रही है, ठीक है, और दो तरीके की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, एक तो नॉन गेजेटेड रैंक, एक गेजेटेड रैंक। नॉन गेजेटेड रैंक में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो 3 से 6 महीने में पूरी हो जाती है। गेजेटेड रैंक में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में समय लगता है, और ऐसा केवल सीआरपीएफ में नहीं होता है, ऐसा हर जगह पे होता है। तो सीआरपीएफ में मान लो कोई सिपाही है, वो छुट्टी पे गया और छुट्टी से आने में लेट हो गया, तो उसके अगेंस्ट जो इंक्वायरी है वो 3 से 6 महीने में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन के गए हो, गेजेटेड पोस्ट पे गए हो सीआरपीएफ में, और आप 6 महीने छुट्टी पे गायब हो, तो आपके अंदर इंक्वायरी जल्दी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब बात आ जाती है गेजेटेड ऑफिसर की, तो गेजेटेड ऑफिसर में केवल डिपार्टमेंट की बात नहीं रह जाती है, फिर उस गेजेटेड ऑफिसर को रिक्रूट करने वाली जो एजेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी राय भी ली जाती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसकी राय भी जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की भी राय ली जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी राय ली जाती है। तो इसीलिए जब गेजेटेड ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी चलती है तो वो लंबी खिंच जाती है, लेकिन नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो इंक्वायरी वो 3 से 6 महीने में खत्म हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब लॉन्ग ड्यूरेशन पे पर्सनल गया और वापस लेट से आया, तो वापस लेट से आया, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, या मान लो स्पेशल फोर्स कोड बना के उसके अगेंस्ट इंक्वायरी की गई। अक्सर क्या होता है कि ये ऑफिसर्स हाई कोर्ट में चले जाते हैं, या जो भी इंप्लॉय होगा वो हाई कोर्ट में चला जाएगा। तो मान लो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एक पर्टिकुलर सीआरपीएफ के पर्सनल को सजा सुना दी गई, इस सजा के अगेंस्ट वो सीआरपीएफ वाला जाकर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देगा और हाई कोर्ट में जीत जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है? इससे बर्डन पड़ रहा है। किस किस पे बर्डन पड़ रहा है? सीआरपीएफ पे भी बर्डन पड़ रहा है, हाई कोर्ट पे भी बर्डन पड़ रहा है। जो कि नॉर्मल कर कोर्स में ये जो सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हैं, इनको अपने डेली मर्रा के भी काम होते हैं, और उस डेली मर्रा के काम में इन सीआरपीएफ के ऑफिसर्स के ऊपर काफी प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अक्सर कर डिले हो जाती है। प्लस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट, ये जो सीआरपीएफ का एक्ट है 1949 के अंदर, इसके अंदर जब जुडिशियल ट्रायल होता है ना, तो जो कमांडेंट होता है ना आपका सीआरपीएफ का, वो कमांडेंट एज अ मजिस्ट्रेट यहाँ पे ट्रायल कर सकता है, जुडिशियल प्रोसेस की तरह यहाँ पे फॉरवर्ड हो सकता है। हालांकि वो जो भी फाइनल डिसीजन देगा उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में जा सकती है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी, दो प्रकार की इंक्वायरीज होती है, और इन दोनों प्रकार की इंक्वायरीज के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट में केसेस बहुत ज्यादा चले जाते हैं, अक्सर करे जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं ये डिलेड हो जाती हैं, जो जुडिशियल प्रोसेस हैं ये डिलेड हो जाते हैं। तो चूंकि इस प्रकार की इंक्वायरीज और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स डिले हो रही हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाए, और उस ट्राइब्यूनल में सीआरपीएफ या बाकी जो सीएपीएफ के मेंबर्स हैं, अगर वो कुछ काम गड़बड़ करते हैं तो उनकी डिसिप्लिनरी एक्शंस की इंक्वायरी इस ट्राइब्यूनल में हो सकती है। तो एक नए ट्राइब्यूनल बनाने की मुहिम यहां पे छेड़ रहे हैं एमपी नेतन्याल साहब। तो सीआरपीएफ या किसी और आर्म्ड पुलिस फोर्स में अगर किसी पर्टिकुलर पर्सनल के अगेंस्ट, चाहे वो गेजेटेड ऑफिसर हो चाहे वो नॉन गेजेटेड ऑफिसर हो, कोई केस आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का, तो वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का केस जो सर्विंग मेंबर्स हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सीआरपीएफ पे, वो टेकअप मत करें, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत वर्क प्रेशर होता है। वो लोग टेकअप करें जो कि इस ट्राइब्यूनल में बैठे होंगे इसी स्पेसिफिक काम के लिए। और इस ट्राइब्यूनल में सीआरपीएफ के, आपके सीआईएसएफ के जो रिटायर्ड पर्सनल है, सीएपीएफ के मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो रिटायर्ड पर्सनल है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। चूंकि रिटायर्ड पर्सनल के पास समय होता है तो इस प्रकार के केसेस को टेकअप कर सकते हैं आराम से। सर्विंग पर्सन का यहाँ पे टाइम बच जाएगा, ओवरऑल पूरे प्रोसेस में यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सिंपल समझ में आ गया। अब बात करते हैं द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लुकिंग बैक टू लुक अहेड। द फंडामेंटल्स नीड टू बी सेट राइट विद अ फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड प्रोडक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है भैया? जो क्राइसिस हुई है नोवल कोरोना वायरस के चलते, उसमें पूरी दुनिया में इस बात में बात की गई है कि भाई इकोनॉमी की अप्रोच को बदलने की जरूरत है।
ताकि हम अपने ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को अच्छा कर सकें। चलिए, अच्छी बात है। रोबस्ट हेल्थ सिस्टम बनाने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब ये बोल बच्चन टाइप की बातें आप बोलोगे सर कि इसमें क्या नया है, ये तो हर जगह लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर फील्ड में, इकोनॉमिक रिफॉर्म के फील्ड में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में पिछले 30 सालों में क्या अचीव किया। 1991 के ग्लोबल रिफॉर्म्स के बाद हमने काफी कुछ अचीव किया। आज की डेट में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं। 1990s में ग्लोबल एक्सपोर्ट्स थे हमारे 0.6%, अब 1.8% पे आ गए, 3 गुना हो गए परसेंटेज टर्म्स में। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट हमारा बड़ा जबरदस्त है और इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 8% की है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ओवरऑल हमारा देश डेवलप कर रहा है। लेकिन एक चीज में जहां पे हमारा डेवलप देश थोड़ा पीछे छूट रहा है, वो है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन। इस पे थोड़ी देर में आते हैं। तो जो भी हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने अच्छा तो किया है, बट ये बड़े टेक्निकल किस्म के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। यहाँ पे ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया गया है, नंबर्स पे ज्यादा फोकस किया गया, स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, और इसके चलते कुछ चीजें इग्नोर हो गई हैं। कौन सी चीजें इग्नोर हो गई हैं? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, लेबर प्रोडक्टिविटी, डिस्पोजेबल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनोवेशन, सेटिंग अप बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ये सब चीजें इग्नोर हो गई हैं। इन चीजों को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, यहाँ पे क्लोज एग्जामिनेशन की जरूरत है, जिसके बेसिस पे हम इन चीजों को भी बढ़ा सके। इन चीजों को जिनकी मैंने यहाँ पे बोला। फिर एक चीज होती है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। ये एक्चुअली में वही है। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल क्या है? इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया में एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ कितनी अच्छी है, उसको कितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी गई है, इन सब चीजों के बेसिस पे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कितना है। और ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में इंडिया बहुत पीछे। इंडिया की रैंक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में आती है 103, श्रीलंका की है 70, चाइना की है 34, साउथ कोरिया की 27। कौन बोलता है? ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट बोलती है 2017 की। तो यहाँ पे हम काफी पीछे हो रहे हैं। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, वहां पे भी हम काफी पीछे हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल बेसिस पे है $2104 और परचेजिंग पावर टर्म्स में लगभग $7000। दुनिया में 125वां नंबर है हमारा। वर्ल्ड एवरेज नॉमिनल है $11,429 और परचेजिंग पावर पैरिटी पे $17,678 और हम कहां पे? $7000 पे। तो बहुत लो पर कैपिटा इनकम है और इस लो पर कैपिटा इनकम को हमको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर एक रिपोर्ट आई है डिलॉयट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2016। इसने बोला है कि जो आवरली वेजेस है इंडिया में वो है $1.7। यही वेजेस यूनाइटेड स्टेट्स में $38 हैं, जापान में $24 हैं, साउथ कोरिया में $20.7 हैं और चाइना में $3.3। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग यूएसए क्यों भागते हैं। हालांकि यूएसए में पैसा ज्यादा मिलता है तो वहां पे ओवरऑल आपका खर्चा भी ज्यादा होता है, बट चलिए ठीक है, वो एक अलग बात है। तो इन लो वेजेस की होने की वजह से, हमारी नेशनल इनकम पर कैपिटा कम होने की वजह से, फैमिलीज के हाथ में पैसा खत्म करने के लिए ज्यादा पैसा होता नहीं है। उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होती है। जब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा और इससे हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा। इंडिया जो इतना बड़ा मार्केट नजर आता है ना दुनिया भर को, इतना बड़ा मार्केट इंडिया नहीं दिखेगा दुनिया भर को, चूंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। प्लस हमारी इकोनॉमी में एक और प्रॉब्लम है कि भाई हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काफी कम है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8% ऑफ जीडीपी। जबकि अगर आप साउथ कोरिया की बात करो तो वो अपना 4.5% जीडीपी R&D पे खत्म करते हैं। चाइना 2.1% करता है, ताइवान 3.3% करता है। चाइना का 2.1% आपको ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चाइना की इकोनॉमी का साइज देखोगे आपको बहुत ज्यादा लगेगा। तो भाई चूंकि हम कम पैसा खत्म कर रहे हैं R&D पे, तो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस भी यहाँ पे कम है। तो ये तो हमने कमियां देख ली कि भाई बड़ी सारी कमियां हैं, अब काफी गड़बड़ है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए किया क्या जा सकता है? व्हाट कैन वी डू टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स? अच्छा, एक दो कमियां और बताई गई हैं। जैसे इंडिया में अगर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करो तो इंडिया की एक लेबर की प्रोडक्टिविटी जर्मनी की एक लेबर की प्रोडक्टिविटी के 10% से भी कम है। समझिए, जर्मनी साउथ कोरिया में जो एक लेबर है, अगर वो 100 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी दे रहा है तो इंडिया की लेबर की प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट से भी कम होगी। ये इतना फर्क है। चाइना का लेबर अगर 100 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी दे रहा है तो इंडिया का लेबर 40 यूनिट्स की प्रोडक्टिविटी देगा। तो इससे पता चलेगा कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल पे
जिसमें एजुकेशन भी आता है, स्किल डेवलपमेंट भी आता है, पब्लिक हेल्थ भी आता है, इसके ऊपर टोटल सरकार को कम से कम 8% ऑफ जीडीपी खत्म करने की जरूरत है, जो कि अभी हम केवल 5% खत्म कर रहे हैं। और जब हम अपना ये ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल डेवलप करेंगे, तभी हम रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये टेक्नोलॉजी बस नाम भर के ले रह जाएंगे हमारे पास, हम कभी इनको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। तो क्या किया जाए ओवरऑल चीजों को ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो भाई मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड सर्विसेज में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। ठीक है भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग एडवांस सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को बढ़ाने के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ में 8% पैसा खत्म करो, 8% ऑफ जीडीपी। तब जाके हम 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों को सुधार पाएंगे। चूंकि मैकेंजी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री 4.0 दिस इज द फ्यूचर, और इसमें जो एक्सेल करेगा वही आगे इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, तो इसमें इंडिया पीछे नहीं छूट सकता। प्लस हमको टेक्नोलॉजिकली रेडी रहना है। इस टेक्नोलॉजिकली रेडी रहने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कम से कम 2% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए। तो अगले 3 सालों में कम से कम 2% पे पहुंचो और आगे और पहुंचो। आप नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आइए, जिससे पर कैपिटा इनकम ऑफ वेजेस की बढ़ाइए, उनकी स्किल्स को बढ़ाइए, उनकी मिनिमम वेजेस को इनहेंस करिए, उनको सोशल सिक्योरिटी नेट ज़्यादा दीजिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जो लेबर कोड्स आए हैं, जो थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी नेट था इन लेबर्स के पास से, वो भी छीन लिया गया है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, वर्कर यूनियंस को इन्वॉल्व करना है, टैक्स बेनिफिट्स देने हैं, वेज रिफॉर्म्स करने हैं एमएसएमई सेक्टर में, और ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी को कम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर बेसिस पे यूटिलाइज करो, बिल्ट अप करो। तो अच्छी अच्छी बोल बच्चन टाइप की बातें यहाँ पे बताई हैं। फिर ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के रोल को भी यहाँ पे उठाया गया, कैपेसिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं ओवरऑल, जो सरकारी आप कह सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एजेंसी, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, इनको इन्वॉल्व करके ओवरऑल आप इनोवेशन को लेके आओ। प्लग एंड प्ले मॉडल बनाइए, बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाइए, जहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से अवेलेबल हो, बस धंधा आके शुरू कर सकें कंपनीज। ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करो, इंडस्ट्री 4.0 को डेवलप करो। ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बता दी गई। सिस्टमैटिक अप्रोच को आगे चलो, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। ये बड़ी बोल बच्चन टाइप की बातें डीएन गुप्ता साहब ने यहाँ पे करती हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको इसका दे दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो यहाँ पे यूजफुल लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। आई होप आपको मेरे ये एडिटोरियल्स पसंद आते हैं। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको एडिटोरियल्स कैसे लग रहे हैं, आपको यूजफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ ज्वाइन बटन दबा के चैनल में मेंबर बन के आप अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेक्चर्स की जो PDF है वो समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेंगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।